विशेष गणित। और आज हम लोग ध्यान आकर्षण का दूसरा वीडियो कर रहे हैं। इसमें हम लोग 50 से 100 तक के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि ध्यान आकर्षण किताब में क्या दिया हुआ है। तो पहला 51 प्रश्न है, आकलन के दौरान तेजी से सीखने वाले छात्रों के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनानी चाहिए। इसके लिए ऑप्शन आपका ए सही है, संवर्धन क्रियाएं। 51, आरंभिक आकलन प्रपत्र में शामिल विषय किस कक्षा स्तर में दक्षताओं को समाहित करेंगे। वर्तमान कक्षा के पीछे की सभी कक्षाओं को, कहने का मतलब ये है अगर वो कक्षा 6 का अगर आप एडमिशन का आकलन कर रहे हैं तो आपको कक्षा 1 से 5 तक का चीजें जो बच्चे पढ़ के आया उसका हम लोग उसमें हम लोग समाहित करेंगे। ठीक है। यदि आरंभिक परीक्षा में कक्षा 5 के बच्चे कक्षा 1 व 2 के स्तर का ज्ञान रखते हैं तो उन्हें कक्षा 5 में ही रखेंगे। आकलन के पश्चात बच्चों का समूह कैसे बनाते हैं, ए बी और सी बनाते हैं हम लोग। चलिए आगे, आरंभिक परीक्षण में कक्षा 6 8 समूह बी प्राप्तांकों के लिए निम्न में से कौन सा सही है। देखिए प्राथमिक के लिए अलग होता है और जूनियर के अलग होता है। तो देखिए जो 35 से 75 है इसमें ए वाले श्रेणी के बच्चे रखेंगे और जो 26 से 34 है इसमें हम लोग बी श्रेणी वाले में बच्चे हम लोग रखेंगे। तो इस तरीके का श्रेणियां बनी हुई है। ये आपका है जूनियर के लिए, कक्षा 6 से 8 के लिए। अगर सी का बच्चा है तो उसके प्रश्न होने चाहिए 25 क्वेश्चन, 25 से कम अगर आप उसके सही हैं तो वो सी श्रेणी में आएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। किस प्रकार के समूह का निर्माण उचित समूह निर्माण होगा। प्रत्येक समूह में सभी स्तर के बच्चे होंगे तो उचित तरीके का निर्माण होगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद 56 पे प्राथमिक स्तर में समूह निर्धारण से संबंधित कथन सत्य है। ठीक है। 21 से 75 अंक तक ये गलत है। 21 से 26 अंक तक ही है। अगर प्राथमिक की बात कर लेते हैं तो 21 अगर एक कैटेगरी में आता है प्राथमिक में तो 21 से 45 अंक होने चाहिए। अगर बी में आना है तो उसको कितने होने चाहिए, 16 से 20 होना चाहिए। अगर सी में आना है तो 15 से कम होगा तो सी में आएगा। तो देखिए आपका ये बी ऑप्शन सही है। 16 से 20 होगा अगर तो ये आपका बी कैटेगरी में आएगा। अगर 21 से 45 होगा तो ए कैटेगरी में आएगा। अगर उसका आंसर होगा 15 से कम उत्तर सही होंगे तो सी कैटेगरी में आएगा। प्राथमिक स्तर पर समूह निर्धारण में बी में आने वाले बच्चों के प्राप्तांक हो जाएंगे आपके 16 से 20 के बीच में। प्रश्न नंबर 58, समूह 2 में किस कक्षा के अधिगम स्तर वाले बच्चे इस समूह के बच्चों के साथ चिन्हांकित या लर्निंग आउटकम पर कार्य करेंगे, 4 या 5। इसका ऑप्शन सी सही है। चलिए आगे चलते हैं। शिक्षण कार्य की पूर्व तैयारी में क्या होना आवश्यक है। तो अधिगम स्तर सूची, समूह निर्धारण, लर्निंग आउटकम सूची और समय सारणी, यानी सी ऑप्शन है सही है। चलिए आगे चलते हैं। ध्यान आकर्षण शिविर की अवधि कितने दिन की होती है, 50 दिवसीय होती है, या फिर इसको कह सकते हैं 2 माह होती है, या फिर कह सकते हैं पर डे 40 मिनट। तो तीनों अगर ऑप्शन होगा तो आप इसको सही करेंगे। ठीक है। सॉरी इसलिए क्योंकि इसका जो समय अवधि होगी वो 1 घंटे की होगी। फिर आगे ऐसे है प्रश्न, ध्यान आकर्षण शिविर में प्रतिदिन एक विषय को कितना दिया जाना है का 1 घंटा दिया जाना है। ठीक है। चलिए ध्यान आकर्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा विद्यालय स्तर पे किया जाएगा। 63, ध्यान आकर्षण शिविर में प्रतिदिन किस किस विषय पर कार्य किया जाएगा। तो इसका उत्तर होगा हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान पे कार्य किया जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। ध्यान आकर्षण शिविर में शिक्षण कार्य में सम्मिलित है क्या, चुने हुए लर्निंग आउटकम, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। ध्यान आकर्षण शिविर के दौरान नहीं किया जाता है, क्या नहीं किया जाता है, छात्रों में भिन्नता नहीं की जाती। ठीक है। तो क्या किया जाता है ये देख लीजिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आकलन करना है, प्रोजेक्ट कार्य होगा और सकारात्मक प्रतिपुष्टि होगी। ठीक है। चलिए 66वां प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। 50 कार्य दिवसों के ध्यान आकर्षण शिविर के दौरान शिक्षकों द्वारा जिन बिंदुओं पर ध्यान रखकर शिक्षण कार्य किया जाना है निम्नलिखित में से हैं। चलिए आगे चलते हैं।
शिक्षण योजना का निर्माण बच्चों के आकलन स्तर का शिक्षण योजना का निर्माण बच्चों के अधिगम स्तर का आकलन, सूची बना ले किस लर्निंग आउटकम का करना है, सूची बना ले किस लर्निंग आउट पे काम करना है। तो इसका ये हो जाएगा उपरोक्त सभी। देखिए ये जो चीजें हैं या फिर जो चीजें बताई जा रही है, 50 दिवसों ध्यान आकर्षण जो शिविर होगा उसमें क्या महत्वपूर्ण चीजें होंगी। तो जैसे शिक्षण योजना का निर्माण करना होगा, बच्चों के अधिगम स्तर का आकलन करना होगा, उसके बाद सूची बना लेना है कि किस किस लर्निंग आउट पे काम करना है। चलिए आगे चल लेते हैं। 67 कक्षा 5 के बच्चों का आरंभिक परीक्षण करने पर जो बच्चे कक्षा 1-2 के लर्निंग आउटकम स्तर पाए जाते हैं उनका शिक्षण कैसे किया जाएगा, पहले ध्यान आकर्षण शिविर में। इसका उत्तर ए सही है। ध्यान आकर्षण शिविर या साप्ताहिक शिक्षण कार्य योजना कितने सप्ताह में विभाजित किया गया है, 7। इस तरीके से 7 समझ सकते हैं कि देखिए 50 दिन है आपके और 50 दिनों में यानी कि 7 दिन का होता है, 7 सत्ते 49, यानी कि तो आपका सीधे सीधे 7 सप्ताह आ जाएगा। ध्यान आकर्षण शिविर में प्रथम सप्ताह में कक्षा निरीक्षण के लिए किस चयनित तकनीकी को लागू करेंगे। संसाधनों से पूर्ण कक्षा वातावरण, बैठक व्यवस्था, कक्षा प्रबंधन और रोचक प्रस्तावना, ये हो गया ध्यान आकर्षण शिविर। ध्यान आकर्षण शिविर के प्रत्येक सप्ताह में किन तकनीकियों गतिविधियों की पुनरावृत्ति अवश्य होगी। आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। रोचक प्रस्तावना, प्रश्न पूछना, बैठक व्यवस्था और टीएलएम का प्रयोग करना है। ठीक है, प्रत्येक सप्ताह किन तक गतिविधियों पुनरावृत्ति अवश्य होगी, तो इसके बारे में रोचक प्रस्तावना होगी, प्रश्न पूछना है, बैठक व्यवस्था है और टीएलएम का प्रयोग करना है। चलिए आगे 71वां है। ध्यानाकर्षण शिविर के चतुर्थ सप्ताह में कक्षा शिक्षण के लिए किस चयनित तकनीकी को लागू करेंगे। इसका देखिए सी ऑप्शन, शैक्षिक गतिविधियां, नवाचार, प्रश्न पूछना, सीखने के लिए बातचीत। देखिए हर वीक का जो है 50 दिन का जो शिविर, हर वीक का अलग 7 सप्ताह होते हैं, 7 सप्ताह का हर वीक का अलग अलग सिस्टम है। और उसमें आप किताब अगर ढूंढेंगे तो पेज नंबर 19 पे ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो किताब मेरे पास है और प्रश्नोत्तरी भी पास है, तो जब भी डाउट होगा या फिर होगा तो मैं बता सकता हूँ किस पेज नंबर पे। ध्यान आकर्षण शिविर में शैक्षिक भ्रमण के लिए कौन सा सप्ताह निर्धारित किया गया है, 5वां और 7वां। ठीक है, आगे चलते हैं। ध्यान आकर्षण शिविर के 7वें सप्ताह में कौन से शिक्षण तकनीक शामिल नहीं है। सीखने के लिए बातचीत। सीखने के लिए बातचीत आपकी आती है 5वें में आती है, 6ठे में भी आती है। चलिए आगे चलते हैं। ध्यान आकर्षण शिविर के 6वें सप्ताह में निम्न में से कौन सी शिक्षण तकनीकी सम्मिलित की गई है। सीखने के लिए बातचीत और जोड़ी में कार्य। चलिए आगे चलते हैं। ध्यान आकर्षण शिविर के 7वें सप्ताह में कक्षा शिक्षण के लिए किस चयनित तकनीक को लागू करेंगे। परिवेश व संसाधनों का उपयोग, अभ्यास के अवसर देना, अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति व शैक्षिक भ्रमण के बारे में बात होगी। देखिए 7वें सप्ताह में क्या क्या है। 7वें सप्ताह में परिवेश संसाधनों का उपयोग, अभ्यास के अवसर देना, अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति और शैक्षिक भ्रमण। देखिएगा शैक्षिक भ्रमण 5वें और 7वें में है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। शैक्षिक भ्रमण की तकनीकी शिक्षण एक प्रभावी तकनीक है। इससे बच्चे आनंद पूर्वक तथा संकोच एवं तनाव मुक्त होकर सीखेंगे। के बच्चे, हमारे स्कूल के बच्चे जो है लखनऊ गए थे चिड़ियाघर देखने और विज्ञान जो केंद्र बना हुआ है लखनऊ, वो गए थे, उससे बच्चे एंजॉय भी किए और सीखे भी और मस्ती भी की। चलिए आगे चलते हैं। शिक्षण कार्य के पूर्व की तैयारी का क्या क्रम है। अधिगम स्तर संबंधी सूची, समूह निर्धारण, लर्निंग आउटकम की सूची, समय सारणी और दिवसवार विभाजन। मतलब किसी जो भी टॉपिक होगा उसको दिवसवार विभाजन कर लिया जाता है।
कक्षा प्रबंधन एवं बैठक व्यवस्था इनमें से क्या है? नियोजन, प्लानिंग। बैठक व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? सभी छात्रों को प्रतिभागिता के अवसर मिलना। सही बात है। सिटिंग प्लान कहते हैं हम लोग इसको। अगर बच्चे सही से बैठेंगे तो अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाएंगे और चीजें सही से होंगी। चलिए आगे चलते हैं। कम सुनने या कमजोर नजर वाले कम सुनने, कमजोर नजर वाले, बोलने में कठिनाई का अनुभव करने वाले शर्मीले बच्चों की सीखने में मदद की शिक्षा तकनीक के अंतर्गत मिलेगी है कक्षा प्रबंधन के अंतर्गत मिलेगी। अब आते हैं 80 के बारे में। प्रश्न नंबर 80 है हमारा। प्रश्न नंबर 80 क्या कहता है? दिए गए कथन में बेमेल बताइए। कक्षा प्रबंधन तथा बैठक व्यवस्था में अहम पहलू क्या है? ठीक है, देखिए इस प्रश्न में दो प्रश्न निकाल सकते हैं आप, एक तो बेमेल और एक मेल। तो देखिए इसमें जो बेमेल चीजें हैं उसको पहले पढ़ लेते हैं। कम सुनने, कमजोर नजर वाले, बोलने में असुविधा हो, अंतिम पंक्ति में बैठाएंगे। बिल्कुल गलत बात है। जिसको कम दिखाई पड़ रहा है, कम सुनाई पड़ रहा है, बोलने में जिसको दिक्कत हो रही है वो पीछे बैठेगा तो आपकी बात ही नहीं समझ पाएगा, ना ही उसकी बात का जवाब आप सुन पाएंगे, ना वो आपको सुन पाएगा। तो ये बिल्कुल गलत है। तो होना क्या चाहिए? समय समय पर बच्चों को चंद्राकार में बिठा सकते हैं। विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चों को जोड़ी बनाकर बिठाएं। बिल्कुल जैसे किसी को सुनने में दिक्कत है ऐसे बच्चों को बिठाएं जो सही हो, ताकि अगर कोई दिक्कत हो बता सके। तो जो सुनने में कमजोर उसको तो आगे बिठाइए, जिसको दिखने में दिक्कत है उसको आगे बिठाना जाना चाहिए। कभी कभी बच्चों को छोटे समूह बैठाकर कक्षा शिक्षण करें। बिल्कुल सर्दियों के मौसम में कभी कभी हम लोग फील्ड में बिठा कर भी कर लेते हैं शिक्षण। किसी शैक्षिक समस्या के दृष्टिगत अध्यापक ने राम को पीछे करके श्याम को पंक्ति में स्थान दे दिया। शिक्षक यहाँ क्या करना चाहता है? बैठक व्यवस्था में परिवर्तन जिससे श्याम को सीखने में मदद मिलेगी। कभी कभी होता है कि कोई बच्चा जो है पीछे नहीं सही से पढ़ पा रहा है तो हम लोग उसको आगे बिठा देते हैं, या फिर शैतानी वैतानी करता है तो उसको हम आगे बिठा देते हैं, जिससे हमारा फोकस उस बच्चे पे रहे और बच्चे को भी थोड़ा डर रहे कि हाँ सर जी सामने ही है, शोर न मचाए या फिर पढ़ने में ध्यान दे। तो ये चीजें बहुत कारगर होती हैं। कक्षा प्रबंधन व बैठक व्यवस्था शिक्षण तकनीक में शामिल नहीं है। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को पीछे बैठाना बिल्कुल गलत बात है, और विभिन्न क्षमता वाले बच्चों को जोड़े में बैठना। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी। आगे चलते हैं। अधिगम स्तर की संप्राप्ति में बैठक व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान है। यह किस प्रकार होनी चाहिए? अर्धचंद्राकार होनी चाहिए। ठीक है, अधिगम स्तर की संप्राप्ति में बैठक व्यवस्था अर्धचंद्राकार होनी चाहिए। तो कब? ठीक है, आगे चलते हैं। एक आदर्श कक्षा में शिक्षक बच्चों की क्रियाशीलता 40 मिनट में वादन के क्रम में किस प्रकार होनी चाहिए? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें बताया गया है कि शिक्षक जो क्रियाशीलता 5 से 10% हो, यानी कि दिशा निर्देश दे, फिर कुछ चीजें बता दे, और बच्चों की क्रियाशीलता 75 से 80% होनी चाहिए। जितना ही बच्चे क्रियाशील रह के एक्टिविटी करके सीखेंगे बच्चों के लिए अच्छा है। जितना हम एक्टिव रहेंगे उससे हम सीखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। एक आदर्श कक्षा में शिक्षक एवं बच्चों की क्रियाशीलता 40 मिनट के वादन में बच्चों की क्रियाशीलता कक्षा में होगी 30 मिनट। 40 मिनट में 30 मिनट बच्चे क्रियाशील रहेंगे और टीचर रहेगा 10 मिनट। दिए गए चित्र में एक या दो स्थान पर क्या होने वाला है? तो एक या दो स्थान पे क्या होने वाला है देखिए। एक या दो स्थान पे क्या होगा? प्रस्तावना और ध्यानाकर्षण। चलिए आगे चलते हैं। प्रकरण व ध्यानाकर्षण प्रभावी शिक्षण का सही तरीका है। शिक्षक शिक्षण योजना एवं शिक्षण अधिगम सामग्री के साथ साथ छोटे समूह में शिक्षण का। देखिए समूह छोटा होगा तो आप निरीक्षण अच्छे से कर लेंगे, अवलोकन भी आसानी से कर लेंगे, उसको मैनेज भी सही से कर लेंगे और बच्चे तक आपकी बात पहुंचेगी और बच्चों से आपकी बातचीत भी हो जाएगी। तो ये बेहतर रहता है। ध्यानाकर्षण शिविर के दौरान प्रयुक्त होने वाली शिक्षण तकनीकों की संख्या कितनी है? 18। देखिए बिल्कुल बहुत विस्तार से दिया गया है जो शिक्षण तकनीकी हैं 18।
आप आसानी से उसको देख सकते हैं। इवन मैं आपको पेज नंबर तक का बता सकता हूँ कि किस पेज नंबर में ये हैं। जब आप किताब खोलेंगे तो आसानी से चीज़ें देखिए, किताब जब खोलेंगे तो आप ही के लिए फ़ायदा है। तो किताब खोलिए और उसको देखिए और आसानी से चीज़ों को आप समझ जाएंगे कि 18 जो तकनीकी हैं उसमें से कौन कौन सी तकनीकी हैं। हर चीज़ बहुत आसान लगने वाली है आपको। चलिए आगे अगला करते हैं। ध्यानाकर्षण तकनीकी का प्रयोग करने से छात्रों में पुनः आत्मविश्वास होगा। कहने का मतलब ये है, जैसे ध्यानाकर्षण के बारे में तो पता ही, वो बच्चे जो ज़रूरत के हिसाब से हम लोग को संप्राप्ति नहीं दे पाते, यानी सही से लर्निंग आउटकम नहीं मिल पाता है, यानी कि जो बच्चे पिछड़ जाते हैं, अगर उनको नई तकनीक से पढ़ाया जाएगा तो छात्रों में पुनः आत्मविश्वास होगा और उनको भी लगेगा कि वो जो बच्चे तेज हैं उनसे पीछे नहीं हैं। कक्षा शिक्षण हेतु रणनीति एवं तकनीकी या ध्यानाकर्षण मॉड्यूल किस भाग में वर्णित हैं? तो ये भाग 3 में वर्णित हैं। अगर आप किताब खोलेंगे और किताब में जो आप खोलेंगे पेज नंबर, देखिए किताब है मेरे पास, पेज नंबर, पहले ही पेज नंबर पे विषय वस्तु दिया है। इसमें आपको किस भाग में क्या दिया है ये आप आसानी से जान सकते हैं। ठीक है, तो रणनीति और टेक्निकों की जो बात की गई है भाग नंबर 3 में बात की गई है। चलिए आगे बात करते हैं। शिक्षण तकनीक से बच्चों का क्या क्या लाभ होंगे? तो देखिए क्या लाभ होंगे। बच्चे उत्साहित होकर आनंद पूर्वक सीखने की प्रक्रिया में शामिल होंगे। नंबर 1 बात, अवधारणाओं को समझने में आसानी होगी। दूसरी बात, तीसरी बात है एक दूसरे की सहायता करके सीखेंगे। आकर्षण वातावरण होने से रचनात्मक वृत्ति में वृद्धि होगी। उपरोक्त सभी सही है। चलिए आगे चलते हैं 92 प्रश्न नंबर पे। ध्यानाकर्षण तकनीकें में सम्मिलित नहीं है। समुदाय का सहयोग, ठीक है, तो सम्मिलित क्या है ये देख सकते हैं। अभ्यास के अवसर देना, सरल से कठिन की ओर, अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति, तो ये ध्यानाकर्षण तकनीक में सम्मिलित है। तो देखिए ध्यानाकर्षण की जो 18 तकनीक है, अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो ढेर सारे सवालों के जवाब आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो यही अगर किताब है आपके, सबके मिली ही है, तो उसमें जो 18 तकनीक है तो उनको आसानी से आप पढ़ लीजिए। बहुत चीज़ें आपको आसानी से मिलने वाली है। चलिए आगे चल देते हैं हम लोग। देखिए पेज नंबर भी आपको बता देता हूँ जिससे आपको आसानी होगी। देखिए ध्यान जो तकनीकें हैं आपकी ध्यानाकर्षण की जो 18 तकनीकें हैं वो पेज नंबर 121, अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं कि पेज नंबर 121 से शुरू होके आपकी पेज नंबर चलती है 126 तक। ठीक है, इसमें काफी डिटेल में दिया गया है। अगर आवश्यकता लगी तो मैं एक वीडियो भी बना दूंगा इस पे। सकारात्मक प्रतिपुष्टि से क्या नहीं होगा? नकारात्मक माहौल का निर्माण, मतलब निगेटिविटी नहीं होगी। अगर आप पॉजिटिविटी काम करेंगे तो नकारात्मकता नहीं होगी। सकारात्मक प्रतिपुष्टि देने से क्या लाभ होंगे? शिक्षक और बच्चों के मध्य सकारात्मक संबंधों का निर्माण होगा और सीखने में प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, ये होगा पॉजिटिव दृष्टिकोण रखने से। चलिए आगे चलते हैं। छात्र किस स्थिति में पढ़ने व सीखने के लिए तत्पर होंगे? संसाधनों से भरपूर कक्ष, अगर बच्चों को सभी संसाधन मिलने चाहिए, जैसे DLM हो आपके पास और पाठ्य योजना आपने बना रखी है, बच्चों का इंटरेस्ट जगेगा तो बच्चे भी आसानी से सीखेंगे। TLM शिक्षण प्रक्रिया में किस प्रकार प्रभावी होते हैं? बहुत ज़्यादा प्रभावी होते हैं। जैसे आप किसी को कहानी सुना के बता रहे हैं या फिर दिखा के बताएंगे, ठीक है, तो आप दिखा के जो बताएंगे, जैसे शरीर के अंगों के बारे में बता रहे हैं, हार्ट के बारे में बता रहे हैं, अगर उसका शेप देखेंगे बच्चे तो फिर उनको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। चलिए आगे चलते हैं। स्वयं सीखने के अवसर देकर, अगर चित्र देख रहे हैं तो बहुत चीजें आपको बोलना नहीं पड़ेगा, ये नहीं बताने इसका रंग कैसा है, नली किधर है, ये ठीक है, प्रभावी बनाकर, ठीक है। और प्रयोग सभी, इसका उत्तर है प्रयोग सभी।
रोचक प्रस्तावना शिक्षण तकनीक में शामिल नहीं है। क्या? बिना किसी भूमिका के शिक्षण आरंभ कर देना। बिल्कुल सही बात है कि कोई भूमिका नहीं बनाई, कोई पूर्व ज्ञान नहीं लिया और आपने नया नया टॉपिक शुरू कर दिया। इसीलिए हम लोग जब कोई टॉपिक नया पढ़ाते हैं तो उसमें हम लोग पूर्व ज्ञान को जोड़ते हैं, मतलब जो बच्चा पहले से जानता है उससे जुड़ी चीजें बता देंगे तो फिर बच्चा आगे के बारे में सीखने के लिए मेंटली तैयार हो जाता है। रोचक आकर्षक चित्र बच्चों द्वारा किए गए कार्यों के प्रदर्शन से युक्त कक्षा शिक्षण तकनीक है। संसाधनों से परिपूर्ण कक्षा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ध्यान आकर्षण पुस्तिका में प्रभावी शिक्षण तकनीक की तालिका की शुरुआत से पहले बॉक्स में संसाधनों से पूर्ण कक्षा कक्ष का वातावरण लिखा हुआ है। अंतिम बॉक्स में क्या हुआ है? चलिए आगे बता देते हैं। प्रोजेक्ट कार्य। अंतिम बॉक्स में क्या है? प्रोजेक्ट कार्य। आखिर में आपका आता है, लास्ट में आता है बिल्कुल प्रोजेक्ट कार्य। ये सबसे जो आपकी 18 तकनीक हैं, उन 18 तकनीकों में जो सबसे 18वें नंबर पे जो आता है आपका आता है प्रोजेक्ट कार्य। चलिए आगे चलते हैं 100 नंबर पे। रोचक प्रस्तावना में कौन सा कार्य उपयोगी होगा? घटना दृष्टांत सुनाना, पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछना, रुचिकर कविता या गीत सुनाना। यह है उपरोक्त सभी। चलिए अब 101 प्रश्न नंबर पे आते हैं हम लोग। शैक्षिक गतिविधियों नवाचार रोचक कहानी खेल से क्या लाभ होगा? ठीक है, दूसरा तीसरा सही। बच्चों में उत्साह होगा, आनंद मिलेगा, बच्चे एक दूसरे का सहयोग करेंगे और सीखेंगे। देखिए गतिविधि हो, एक्टिविटी इसको इंग्लिश में कहते हैं नवाचार या फिर रोचक खेल, बच्चे पार्टिसिपेट अच्छे से करते हैं। देखिए गतिविधि के दौरान बच्चे कुछ चीजें तो ऑटोमेटिक सीख लेते हैं, आप हर चीज नहीं सिखाते, सहयोग की भावना अपने आप आती है, बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट हो जाते हैं, बातचीत करने हैं, कुछ चीजें जो दूसरे को समझ आ रही हो आपस में बात फ्रेंड्स के एक दूसरे से बात करके बता देते हैं। चलिए प्रोजेक्ट का ध्यान आकर्षण किस सप्ताह में आता है? ये आता है तीसरे में। ध्यान आकर्षण के प्रोजेक्ट कार्य किसमें आता है? तीसरे में। और प्रोजेक्ट कार्य तकनीकी है वो 18वें जो सबसे लास्ट है उसमें आती है। चलिए 103 प्रश्न में बात कर देते हैं। शिक्षण तकनीक में 4 में किसका वर्णन किया गया है? शिक्षण तकनीक में चौथे नंबर पर जिस चीज का वर्णन किया गया है, देखिए शिक्षण अधिगम सामग्री का सार्थक उपयोग। इसके अंतर्गत शिक्षण अधिगम सामग्री का सार्थक उपयोग जो बात की गई, इसमें आपके फ्लैश कार्ड आते हैं, शब्द आते हैं, चित्र कार्ड आते हैं, संख्या आती है, कार्ड चार्ट आते हैं, मॉडल चार्ट आता है, वॉकिंग मॉडल आता है, ऑडियो वीडियो सामग्री आ जाती है। इससे बच्चों को क्या होगा? बच्चे स्वयं करके सीखेंगे और देखेंगे और TLM बनाते भी हैं बच्चे, जिससे मजा आता है उनको सीखने में। अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति से क्या लाभ होंगे? ठीक है, उपरोक्त सभी। चलिए आगे। समान और तीव्र गति से सीखने वाले बच्चों और धीमी गति सीखने वाले बच्चों की अवधारणा स्पष्ट होगी। ठीक है, विषय वस्तु की समझ एवं स्पष्टता आएगी। बिल्कुल सही है। शिक्षक में अपने शिक्षण प्रति संतुष्टि का भाव आएगा, यानी कि उपरोक्त सभी उसका उत्तर है। देखिए इस तरह का प्रश्न बनाऊंगा अगली बार जब बनाऊंगा कि उत्तर नहीं दिया होगा तो आप प्रश्न जब पढ़ेंगे तो आप सोचेंगे कि क्या हो सकता है। इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। 105 10 गतिविधियां हमारे शिक्षण कार्य को रोचक और प्रभावी बनाती। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 106 के बारे में। सभी को शामिल करना का तात्पर्य क्या है? बच्चे एक दूसरे की मदद करें, सीखने और पीछे छूट जाने वाले की संभावनाएं कम हो जाए और सभी को खेल खिलाना। ठीक है, ये हो जाएगा। और सभी बच्चों पर व्यक्तिगत ध्यान देना जिससे सभी बच्चे एक दूसरे प्रतिभाग कर सके। तो A और B ऑप्शन सही, यानी कि D। 107 सरल से कठिन की ओर में सरल का आशय क्या है? जो ज्ञात हो, दिखाई दे, जिसे छू सकें, पूर्व ज्ञान पर आधारित हो, वही सरल है। मतलब जो चीज आपको आने लगे वो आपको सरल है। चलिए आगे 108वें प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। एक शिक्षक को शिक्षण योजना बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
संसाधनों से पूर्ण कक्षा, कक्ष का वातावरण एवं कक्षा प्रबंधन तथा बैठक व्यवस्था, रोचक प्रस्तावना तथा शिक्षण अध्ययन सामग्री, शैक्षिक गतिविधियां, नवाचार, रोचक रोल प्ले, कहानी, आज का प्रयोग, उपरोक्त सभी। कक्षा शिक्षण के दौरान क्या ना करें, चलिए बात कर लेते हैं। कक्षा शिक्षण के दौरान क्या ना करें। 109 कक्षा शिक्षण के दौरान क्या ना करें में आपको हताशा भरे शब्दों का प्रयोग। हताशा भरे शब्दों का मतलब ये है जैसे कोई टीचर पढ़ा रहा हो कह दे कि अरे तुम लोग को तो भगवान भी नहीं पढ़ा सकता, तो एक तरीके का निगेटिविटी होगा, तो इस तरह का उपयोग ना करें। या फिर किसी बच्चों कह दे तुम लोग को कोई नहीं पढ़ा सकता, तुम लोग के घर वाले नहीं पढ़े तो तुम भी नहीं पढ़ पाओगे, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, तो ऐसी बातों का प्रयोग नहीं करना है। अनेक बार अभ्यास करने वाले छात्रों में आती है अवधारणा की अस्पष्टता। हाँ, कुछ चीजें होती हैं कि जब बच्चे अवधारणा नहीं समझ पाएंगे तो कंफ्यूज होंगे। जब कोई चीज आप पूछोगे या फिर एग्जाम्पल बताओ तो बच्चे कंफ्यूज होंगे कि क्या एग्जाम्पल होगा। किसी अवधारणा को जान लेने के बाद उसकी अच्छी समझ बनाने के लिए अभ्यास, जैसे मैथमेटिक्स जब पढ़ी जाती है तो सूत्र जानने के बाद उसको अभ्यास किया जाता है, सवाल लगाए जाते हैं, जिससे उसकी अवधारणा या फिर फार्मूला परमानेंट आपके दिमाग में बैठ जाए। आगे है 112 प्रभावी शिक्षण तकनीक में शामिल नहीं है, सभी छात्रों को शामिल नहीं करना। बिल्कुल सही बात है, ये शामिल नहीं है सभी। तो क्या शामिल है? संसाधनों से पूर्ण कक्षा, कक्ष का वातावरण, TLM का प्रयोग, अभ्यास के अवसर देना। 113 प्रश्न नंबर। कक्षा शिक्षण के दौरान नहीं करना चाहिए। शिक्षण में सभी छात्रों को शामिल करने का प्रयास, आवश्यकता से अधिक TLM का प्रयोग। ठीक है, तो इसमें भी ऑप्शन है आवश्यकता से अधिक TLM का प्रयोग। कक्षा 3 के विषय हिंदी में लर्निंग आउटकम, बच्चे संज्ञा को पहचानते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया में ध्यानाकर्षण पुस्तिका में निम्न में से किससे संबंधित वृत्तांत का उल्लेख होना चाहिए। साहसी सीमा। कक्षा 8 के गणित विषय में लर्निंग आउटकम, बच्चे TLM के उपयोग के बारे में जानने के लिए ध्यानाकर्षण पुस्तिका में कौन सी आवश्यक सामग्री का उल्लेख है। ATM कार्ड का प्रारूप, ATM मशीन वाला चित्र। बी ऑप्शन। आओ अंग्रेजी सीखें का प्रसारण कितने बजे होता है। 11:20 पे, यानी कि चलिए आगे चलते हैं। किस शिक्षण प्रक्रिया में पूछो प्रश्न बॉक्स का उल्लेख किया गया है। किस शिक्षण प्रक्रिया में? कक्षा 8 के लर्निंग आउटकम, बच्चे कार्बन के अपर रूप का अर्थ और इसके वर्गीकरण समझकर बोलने और लिखने में। प्रश्न नंबर 118 पे आ जाते हैं। ध्यानाकर्षण पुस्तिका में शिक्षक बच्चों को बताते हैं कि जब संख्याओं का मान निश्चित नहीं होता है, जैसे 10, 13, 11 आदि, तो उन्हें हमें अचर संख्या कहते हैं, अर्थात इनका मान बदल नहीं सकता। किस कक्षा के लिए इसका वर्णन किया गया है? कक्षा 6। चर अचर कक्षा 6 में है, क्योंकि रेखा बीजगणित का जो इंट्रोडक्शन होता है वो कक्षा 6 में होता है, और कक्षा 6 में चर अचर बहुत अच्छे से बताया गया है। चलिए आगे चलते हैं। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में कॉन्सेप्ट मैपिंग तकनीक किस शिक्षण तकनीक के अंतर्गत वर्णित हुई है। शैक्षिक गतिविधियों, नवाचार, रोचक खेलों, कहानी खेल, रोल प्ले आदि का प्रयोग। चलिए ये आपकी तकनीक नंबर 5 है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बच्चों के लिए वर्कशीट के उपयोग का उद्देश्य है बच्चों को कार्य पत्रक पर कार्य करने में आनंद आएगा, बच्चों को अभ्यास कराने में आसानी होगी, बच्चों में स्पष्ट समझ विकसित करना। उपरोक्त सभी। कॉन्सेप्ट मैपिंग क्या है? किसी प्रकार को बिंदुवार चार्ट बनाना। किसी प्रकरण को बिंदुवार चार्ट बनाना है कॉन्सेप्ट मैपिंग। इस चीज को याद रखना है, किसी प्रकरण को बिंदुवार चार्ट बनाना। जैसे कोई कार्य जब किया जाना है तो कैसे होगा, इससे पहले इसका चार्ट बना लीजिए। ठीक है, तो ये होता है कॉन्सेप्ट मैपिंग। कॉन्सेप्ट मैपिंग का तरीका है बच्चों को
सिखाने का। शिक्षण योजना का निर्माण करना, बच्चों के अधिगम स्तर का आकलन करना, ध्यान आकर्षण शिविर है तो समय सारणी किस भाग में दी गई है? भाग 4 में दी गई है। चलिए, तो ये हमारे थे प्रश्न में, ठीक है। देखिए, लिखा गया ध्यान आकर्षण में समाहित किया गया है विभिन्न प्रभावी शिक्षण तकनीकी के बारे में। चलिए आगे चलते हैं, ये खत्म हो गया है हमारा मॉड्यूल। इसके बाद हम लोग शिक्षण संग्रह के बारे में बात करने वाले हैं। फिर मिलूंगा एक और मजेदार वीडियो के साथ।